समर अपना नाम सुनते ही चौंक गया। उसने वापस कोठरी की तरफ नजर डाली, पर वहाँ अभी भी वो अजनबी नौजवान बेहोशी की हालत में पड़ा था, जिसे उसने अभी देखा था। समर ने शक भरी निगाहों से पृथ्वी की तरफ देखा। उसके पीछे ही तेजस्वी और बाकी पहरेदार भी खड़े थे। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं सेनापति जी, मैंने तो कुछ नहीं सुना। यहाँ बहुत चूहे हैं, हो सकता है उन्हीं की आवाज है। आप यहाँ से जल्दी चलिए, ये जगह आपके लिए सही नहीं है। पृथ्वी ने तेजस्विनी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। तेजस्विनी का चेहरा उलझन भरा था। उसने भी ना में ही सिर हिलाया, पर समर को कुछ शक तो हो रहा था। वो सोचने लगा, सम्राट आए तो इसी तरफ थे, फिर अचानक कहाँ चले गए? उनके पटाखे की आवाज भी तो यहीं से तो। अभी समर सोच ही रहा था कि तभी सूबेदार भोजराज शाह वहां पहुंच गए। उन्हें जानकारी मिल चुकी थी कि रियासत के सेनापति किसी को ढूंढते हुए सूबे में पहुंचे थे। हालांकि सूबेदार ने पहले ही अपने बेटे पृथ्वी शाह को आगाह कर दिया था कि राजधानी से एक बड़ा मंत्री आने वाला था। अगर उसने उस मंत्री को खुश कर दिया तो उसे एक बड़ा पद मिल सकता था। पर समर पृथ्वी से नाखुश दिख रहा था। भोजराज आते ही सेनापति की चापलूसी करने लगा। सेनापति जी, हमारे सूबे देवगिरी में आपका स्वागत है। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अपने बेटे को समझाइए कि वो समझदारी से काम ले। उसकी जल्दबाजी उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। मैं यहाँ किसी को ढूंढते हुए आया हूँ। ध्यान रहे, कोई भी ऐसा नौजवान जिसने साधारण कपड़े पहने हो, उसके बारे में तुरंत मुझे बताइए। आप चिंता कतई ना करिए। शाही राजधानी से आने वाले किसी भी आदमी को हम तुरंत पहचान लेंगे। अभी भोजराज ने इतना ही कहा था कि तभी समर की नजर कैदियों की भीड़ में एक लड़के पर पड़ी, जो अपने साथ वाले को सहारा देकर ले जा रहा था। उसे देखते ही सेनापति को शक हुआ। ये तो वही लड़का है जो भी कोठरी में बेहोश पड़ा था। फिर इसके साथ कौन है? दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए। क्या ये सम्राट? समर अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी भोजराज ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। सेनापति जी, अब आप ही मेरे बेटे को समझाइए। आखिर सूबेदारी उसे ही संभालनी है। आप कहें तो मैं उसे अभ्यास के लिए आपके साथ राजधानी भेज दूं। वो सब छोड़िए, मैं बहुत जरूरी काम से यहाँ आया हूँ। इतने में सेनापति समर की नजर पृथ्वी पर पड़ी, जो छुप छुप कर समर और भोजराज की बातें सुन रहा था। समर को पृथ्वी का इस तरह झांकना अजीब लगा। समर की नजर जैसे ही पृथ्वी पर पड़ी, वो झट से बाहर भाग गया। पृथ्वी तेजस्विनी के पास गया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। चलो वापस चलते हैं। दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। तेजस्विनी अभी भी उलझन में थी। पृथ्वी, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस हमारी शादी के बारे में सोचो। देखना, मेरे पिता सेनापति को शीशे में उतार लेंगे और फिर मैं सूबेदार बन जाऊंगा। हाँ, वो तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी पहले सगाई हो चुकी है। तुम मुझसे सगाई करते हो? वो कुछ नहीं था। वो गरीब मेरे पति बनने के लायक ही नहीं था। पर उसने तुमसे कहा था कि वो राजा बनकर वापस आएगा। अगर वो वापस आ गया तो? आने दो, वो राजा बन गया तो क्या? तुम तो देखना महाराज बनोगे और मैं महारानी। पृथ्वी ने हंसते हुए तेजस्विनी को बाहों में भर लिया। इधर विक्रम की राजधानी राजगढ़ में विक्रम के ना होने का फायदा उठाते हुए मुख्यमंत्री अम्बरीश तख्ता पलट की साजिश के लिए दूसरी रियासत के साथ साठगांठ में लग चुका था। इसके लिए उसने अपने महल में ही एक गुप्त बैठक बुलाई थी, जिसमें दूसरी रियासत की राजकुमारी सुल्ताना मौजूद थी। सुल्ताना के हाव भाव से साफ पता चलता था कि वो कूटनीतिज्ञ होने के साथ ही चालबाजी में भी अव्वल थी। राजकुमारी सुल्ताना, राजा विक्रम काफी समय से राजधानी से बाहर है। हमें इसका फायदा उठाना होगा। राजधानी के कामकाज को देखने के लिए मेरे पास पूरी ताकत है। इरादे तो आपके नेक हैं, हमें पसंद आए, पर अगर राजा विक्रम लौट आया तो? वो जितना दिलदार है उतना ही जालिम भी है। अरे, तब तक तो बड़ी देर हो चुकी होगी। सुल्ताना के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। मुझे समझौते की शर्तें मंजूर हैं। वैसे अगर विक्रम आ भी गया
तो भी मेरे पास उसके लिए ऐसा तोहफा है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी। बेचारा। मुख्यमंत्री अमरीश ने अपने नौकर की तरफ इशारा किया। इशारा मिलते ही एक आदमी शाही मोहर लगा कागज लेकर आया। मुख्यमंत्री और सुल्ताना ने उस शाही कागज पर अपने हस्ताक्षर किए। इधर विक्रम को जब होश आया तो उसने खुद को एक पुराने मंदिर के तहखाने में पाया। वो खून से लथपथ था, उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थी। एक तो उसे बुरी तरह पीटा गया था, दूसरे वो तेजस्विनी के धोखे से बुरी तरह टूट चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि तेजस्विनी उसे इस तरह से धोखा देगी। वो सोचने लगा, तेजस्विनी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी महारानी बनोगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम भूल गई? विक्रम को तेजस्विनी और पृथ्वी के वो कड़वे शब्द याद आने लगे जो उसने कुछ देर पहले उससे कहे थे। याद में अब तुम ये मत कहना कि तुम राजा बनके वापस आए हो और तेजस्विनी को महारानी बनाओगे। अपनी हालात को देखो, क्या तुम राजा लग रहे हो? राजा? अरे ये तो भिखारी लग रहा है, भिखारी। इसके पास शुल्क देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्या तुम सच में राजा हो? हाँ, मैं हूँ। बकवास बंद करो। जिसके साथ तुम बहस कर रहे हो वो सूबेदार का बेटा है। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम खुद की तुलना उसके साथ कर रहे हो। तेजस्विनी, तुम? और हाँ, ये मेरा मंगेतर है। मंदिर के तहखाने में पड़े विक्रम को जैसे ही ये सब याद आया, उसके मुंह से आह निकली और उसने झट से अपना सिर उठाया। तभी उसने देखा उसके सामने वो गरीब लड़का बैठा था जिसकी उसने शुल्क वसूली के दौरान मदद करने की कोशिश की थी। विक्रम ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, पर तुम हो कौन? ये तो मेरा फर्ज था महाराज। आपने मेरी मदद की थी। मेरा नाम दारा है। मैंने आपको सिपाहियों से मदद मांगते हुए सुन लिया था। दारा की बात सुनते ही विक्रम ने अपने माथे को उंगलियों से रगड़ा। तभी उसे जेल की कोठरी वाली वो घटना याद आने लगी जब वो सिपाही से मदद मांग रहा था। याद में, मेरी मदद करो, मैं इस राज्य का नया सम्राट हूँ। तुम्हारे सूबे में भेस बदल कर आया हूँ। क्या कहा तुमने? तुम कौन हो? तुम हमारे नए सम्राट हो? तुम पागल हो क्या? हाँ, मैं नया सम्राट हूँ। लगता है मार खाकर तू पागल हो गया। सिपाही विक्रम को लात मारकर बाहर निकल गया। विक्रम हताश होकर अपना हाथ जैसे ही अपने माथे पर रखने लगा, उसकी नजर अपनी उंगली पर गई। वो हैरान था, उसकी शाही अंगूठी उसकी उंगली में नहीं थी। उसने हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखा, पर वहाँ उसे अंगूठी नहीं दिखी। तभी उसके कान में दारा की आवाज पड़ी। महाराज, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी अंगूठी, मेरी शाही अंगूठी। महाराज, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अभी सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचिए। खतरा टला नहीं है। यहाँ का सूबेदार बहुत जालिम आदमी है। ओह हाँ, मैंने देखा, पर गांव वाले उसका विरोध क्यों नहीं करते? और शुल्क वसूली का कोई शाही फरमान नहीं है। वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। महाराज ये सब जानते हैं, पर कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता। अगर कोई बोलेगा तो वो उसे जान से मरवा देगा। पर ये तो अपराध है, मैं उसे सजा दूंगा। महाराज, हम लोग गरीब हैं, हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। सहना होता है या फिर कानून की आंखों में धूल झोंकनी पड़ती है। कुछ भी आसान नहीं है। दारा के चेहरे पर मायूसी थी। विक्रम ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। उसने किसी तरह उठने की कोशिश की। तभी अचानक बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। विक्रम और दारा के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि तहखाने में एक ही दरवाजा था। रात का टाइम होने की वजह से दारा को यहाँ के रास्तों का अंदाजा भी नहीं था। महाराज, अब क्या करें? आने वाली मुसीबत का सामना, पर मैं निहत्था था और आप घायल। जो भी हो, हमें मुकाबला करना होगा। अचानक सूबेदार के दो सिपाही हाथों में तलवार लिए तहखाने में आए। दारा और विक्रम ने अंधेरे का फायदा उठाकर उन पर पीछे से हमला कर दिया, पर दोनों सिपाही तुरंत संभल गए और उन्होंने दारा और विक्रम के गले पर तलवार रख दी। मुझ पर हाथ मत उठाओ, तुम पछताओगे। हम पछताएंगे? मौत सामने खड़ी और हमसे कहते हो हम पछताएंगे? हाँ? जल्दी बताओ तुम कौन हो? देखो, कानून हाथ में मत लो। मैं इस पूरी रियासत का सम्राट हूँ। सिपाही ने ये सुनते ही दूसरे सिपाही की तरफ देखा और हंसने लगा।
देख रहे हो, हमारा सम्राट यहाँ तहखाने में शाही फरमान सुना रहा है। अरे चलो, इसे सूबेदार के पास लेकर चलते हैं, वही इसका फैसला करेंगे। अरे लेकिन उनके पास क्यों ले जाना है? हम ही फैसला कर देते हैं ना इसका। इतना कहने के साथ ही उस सिपाही ने अपनी तलवार उठाई और विक्रम पर वार करने लगा, पर तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर वार किया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। पलक झपकते ही दूसरे सिपाही को भी एक अजनबी ने बेहोश कर दिया। विक्रम और दारा ने हैरानी से उस अजनबी की तरफ देखा, जिसने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था और हाथ में तलवार थी। वो दोनों उससे कोई सवाल करते उससे पहले ही उस अजनबी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। वो एक लड़की थी। अब तो दारा और विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम कौन हो और इस तरह? दारा आगे कुछ कहता उससे पहले ही वो लड़की बोली, हैरान होने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम है काया, मैं एक चोर हूँ। आज राजगढ़ के सेनापति यहाँ आए हैं, उनकी ही वजह से मैं रिहा हुई हूँ। मुझे फांसी की सजा दी गई थी। उसकी बात सुनते ही विक्रम के दिल में एक तीर सी उठी। सेनापति उसके सामने था और वो उससे मिल ही नहीं सका था। खैर, अब उसे आगे के बारे में सोचना था। विक्रम को काया की बहादुरी बहुत पसंद आई। तुम इतनी बहादुर हो, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत? बहादुरी से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए। और जिस तरह इस सूबे में अत्याचारी सूबेदार का शासन है, खाना तो दूर की बात है, हमारी जिंदगी भी दांव पर लगी है। विक्रम ने एक बार फिर दारा की तरफ देखा। दारा के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो काया की बात से सहमत था। विक्रम ने कुछ सोचा, फिर बोला, क्या तुम हमें बाहर निकलने में मदद कर सकती हो? मतलब तुम भी चोर हो? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं इस रियासत का नया सम्राट हूँ, किसी वजह से भेस बदल कर आया था। ये कहते हुए विक्रम के जहन में तेजस्विनी की तस्वीर उभर आई। उसका चेहरा याद आते ही विक्रम ने दांत पीस लिए और मुट्ठियां भींच ली। तेजस्विनी की वजह से विक्रम को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। तो तुम हो वो जालिम सम्राट, लोगों पर गलत तरीके से शुल्क लगाकर लूट रहा है। फिर तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। काया को इस तरह गुस्से में देखकर दारा विक्रम के सामने आकर खड़ा हो गया। रुको काया, तुम गलत समझ रही हो। सूबेदार राजा की आंखों में भी धूल झोंक रहे। अभी कुछ देर पहले महाराज मेरे लिए उन लोगों से भिड़े थे। काया ने आंखें चौड़ी करते हुए दारा की तरफ देखा। काया देखने में जितनी खूबसूरत थी, उतना ही उसका दिमाग तेज था। उसे एक पल में ही सारी बात समझ में आ गई। ओ, तो ये माजरा है। तुम अपनी राजधानी वापस लौटोगे तो ये कानून बदलोगे। काया को इस तरह दबंगई से बात करते हुए देखकर विक्रम को काफी अच्छा महसूस हुआ। काया, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। अगर मेरी रियासत में तुम्हारे जैसे बहादुर लोग हैं, तो मेरी रियासत को कोई खतरा नहीं है। मैं राजधानी लौटने के बाद सब सही कर दूंगा। फिर तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मुझे यहाँ के सारे खुफिया रास्ते पता है। विक्रम ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। अच्छा हुआ जो मैं भेस बदल कर आ गया, नहीं तो मुझे अपने राज्य की कड़वी सच्चाई का पता ही नहीं चल पाता। लगता है मुझे राजधानी लौटने से पहले अभी कुछ और पता लगाना होगा। क्या सोचने लगे? जल्दी करो, नहीं तो सूबेदार के सिपाही कभी भी यहाँ आ सकते हैं। क्या तुम्हें रास्ता पता है? मेरा काम ही लुका छिपी का है, तो मैं यहाँ के सारे गुप्त रास्ते जानती हूँ। यहाँ से जल्दी बाहर निकलो, सुबह होने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूंगी। पर तुम्हें अपने कपड़े बदलने होंगे। ये लो, तुम ये चोला पहन लो, इससे तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। काया ने जैसा कहा, विक्रम ने ठीक वैसा ही किया। दारा विक्रम को सहारा देकर तहखाने से बाहर लेकर आया और तीनों काया के बताए रास्ते से निकल गए। विक्रम अब समझ चुका था कि उसके खिलाफ कोई तो साजिश रच रहा था। इधर भोजराज अभी भी सेनापति समर की चापलूसी में लगा था। सेनापति समर, जो काफी परेशान थे, उन्होंने वो रात सूबेदार के यहाँ ही बिताई। सुबह सेनापति एक बार फिर भोजराज से जानकारी लेने के लिए उसके पास पहुँचे। सेनापति जी, वैसे मैंने सुना है कि सम्राट भेष बदलकर घूमने निकले हैं। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? वो बस ऐसे ही, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि वो रियासत जौनपुर की तरफ गए। भोजराज की बात सुनकर सेनापति समर सोच में पड़ गए। समर,
क्या सच में महाराज जौनपुर की तरफ निकल गए? पर धुआं तो... सेनापति, हमसे कोई गलती हुई है क्या? आप क्या सोचने लगे? वैसे आपने बताया नहीं कि आप यहाँ किसे ढूंढने आए थे? वो तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना काम करो। मैंने अभी देखा कि यहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर तुम इस तरह से काम करोगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। नहीं नहीं सेनापति, हम हमारी जनता को कभी परेशान नहीं करते। हम तो आपके नौकर हैं साहब, आप जो कहेंगे वही करेंगे। वैसे तुम्हें कैसे पता कि महाराज जौनपुर की तरफ निकले? वो सेनापति, बस एक अफवाह उड़ती हुई आई थी। इसमें कुछ सच है या नहीं वो तो मैं भी नहीं जानता। समर एक बार फिर सोचने लगा। बिना आग के धुआं नहीं उठता। हो सकता है महाराज जौनपुर के लिए निकल गए। क्या सोचने लगे सेनापति जी? ठीक है, अपने काम से काम रखो। लोगों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम्हें कोई भी खबर मिले तो मुझे बताना। इतना कहने के साथ ही समर तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही पृथ्वी अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, आपने सेनापति को जौनपुर क्यों भेज दिया? क्या सच में महाराज जौनपुर गए हैं? अरे बेटा, तुम अभी बच्चे हो। ये ना मेरी एक चाल थी। मुझे पता चला है कि महाराज भेष बदल कर घूम रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए सेनापति को यहाँ से दूर भेजना बड़ा जरूरी था, ताकि मैं मौके का फायदा उठा सकूं। मौके का फायदा? वो किस तरह? अरे अभी उस सेनापति को महल से जाने दो, सब बताता हूँ। तीनों समर को जाते हुए देखने लगे। सेनापति समर अपने घोड़े पर सवार जौनपुर की तरफ निकल पड़े। अचानक रास्ते में उन्हें एक पुराना सा मंदिर दिखा, जहाँ बाहर किसी के पुराने कपड़े पड़े हुए थे। वो जल्दी से घोड़े से उतरे और उस जगह पर गए। उन्होंने देखा वो पुराने कपड़े महाराज विक्रम के थे। समर को बहुत गुस्सा आया। वो बड़बड़ाए, इसका मतलब सूबेदार झूठ बोल रहा था। विक्रम को अब तक समझ आ चुका था कि उसके सर पर सजा ये ताज उसके लिए चुनौतियां लेकर आया था। इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। उसने तारा को वापस भेज दिया क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। इसके बाद काया विक्रम को एक सुरंग के रास्ते ले गई। सुरंग के अंदर घना अंधेरा था। तभी काया ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उसे जलाकर रोशनी कर दी और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। विक्रम उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो काया की काबिलियत देखकर हैरान था। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? मेरे पिताजी ने। क्या तुम्हारे पिताजी भी चोर थे? जैसे ही विक्रम ने ये कहा, काया पीछे मुड़ी और गुस्से से आंखें चौड़ी करते हुए विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसकी आंखों में खो जाए। विक्रम की नजर भी एक पल के लिए काया के चेहरे पर ठहर सी गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई। तभी काया लगभग शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली, मेरे पिताजी के बारे में एक भी शब्द गलत मत बोलना। वो सैनिक थे, वफादार सैनिक। पर तुम्हारे इन कमीने सूबेदार ने उन्हें मरवा दिया क्योंकि वो गलत काम करने के लिए तैयार नहीं थे। विक्रम काया की बात सुनकर सीरियस हो गया। क्या? तो तुम चोर कैसे बन गए? पापा के मरने के बाद सूबेदार ने हमारे परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। तो मैं क्या करती? हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती या फिर उसकी गुलामी करती? मैं गुलामी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने चोरी करना सही समझा। मेरे पिताजी ने मुझे लड़ने की ट्रेनिंग तो दी ही थी। तुम ये चोरी का काम छोड़ दो, मैं तुम्हें काम दूंगा। हाँ, पहले अपनी जान तो बचा लो। तुम राजा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे आगे सर झुका कर बैठ जाऊंगी। मैं अपने आप में सक्षम हूँ। मैं किसी से नहीं डरती। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम जासूसी के काम के लिए बहुत अच्छी हो सकती हो। बताओ क्या ख्याल है? मेरे सामने ये चिकनी चुपड़ी बातें नहीं चलेंगी, क्योंकि तुमने उस लड़की की मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। इसके बाद
तुम अपने रास्ते में और मैं अपने रास्ते में। अभी अभी नए राजा बने हो ना, इसलिए ऐसे तेवर हैं। अभी देखना आगे क्या क्या हाल होने वाला है तुम्हारा। अच्छा, इसीलिए तो मैं भेष बदलकर अपनी जनता के बीच आया हूँ, ताकि मुझे पता चले कि क्या चल रहा है। कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारे सूबेदार एक से बढ़कर एक धूर्त हैं, सब बेकार हैं। तुम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। सच कहूँ तो तुम्हारे दरबार में भी जो फैसले होते हैं, उनके नाम पर तुम्हारे सूबेदार मनमानी करते हैं। मेरे पास खुफिया जानकारी है। क्या बात है काया, तुम तो सच में जासूस हो। कौन सी खुफिया जानकारी है तुम्हारे पास? ये जो हमारा सूबेदार भोजराज है, ये पड़ोसी रियासत जौनपुर के सूबेदार रोशन के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। दरबार में जो भी फैसले होते हैं, उन्हें तो कोई मानता भी नहीं। राजा तो बस कठपुतली है। काया की बात सुनकर विक्रम के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उसे गुस्सा आ रहा था। लेकिन सम्राट को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं है? भोजराज बहुत चालाक है। हर पैगाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। सच को झूठ और झूठ को सच कर देता है। अब मैं समझा लोग सम्राट पर भरोसा क्यों नहीं करते। इधर सूबेदार भोजराज ने अपने बेटे पृथ्वी को अपने पास बुलाया। पृथ्वी के साथ तेजस्विनी भी पीछे पीछे आ गई। हालांकि भोजराज तेजस्विनी को पसंद नहीं करता था, पर फिर भी उसने इस टाइम कुछ नहीं कहा। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने सुना है हमारा जो नया राजा है वो भेष बदल कर घूम रहा है। इसीलिए मैंने सेनापति समर को जौनपुर के लिए भेज दिया है। पर पिताजी, इससे क्या होगा? अरे तुम तो एकदम मूर्ख ही रहोगे। इसीलिए तो वो सेनापति कहकर गया है कि मैं तुम पर नजर रखूं। अरे तुम इतना भी नहीं समझते क्या? अगर राजा घूम रहा है तो वो यहाँ देवगिरी जरूर आएगा। हमारे सूबे का बड़ा नाम है। हम राजा को सबसे ज्यादा शुल्क देते हैं और हमें राजा से मिलने का ये मौका चूकना नहीं चाहिए बेटा। तो ये बात है, अब मुझे समझ में आया। हाँ, अब मुझे तुम्हारा भविष्य चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ में ही खड़ी तेजस्विनी ये सब सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। पृथ्वी भी बहुत खुश था। तभी भोजराज ने शक भरी निगाहों से पृथ्वी की तरफ देखा। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुमने कहीं जिस लड़के को पीटा वो राजा तो नहीं था? बिल्कुल नहीं पिताजी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं अभी समझदार हूँ। मैंने तो बस पैसा न देने के लिए किसी को पीटा था। पर एक बात है, जब सेनापति उस लड़के को देखने के लिए कोठरी में आया था तो वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। पृथ्वी की बात सुनकर भोजराज का माथा ठनका। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। उसने पृथ्वी की आंखों में आंखें डालते हुए देखा। क्या कहा तुमने? कोठरी में लड़के को देखकर सेनापति घबरा गए थे। इतना कहने के साथ ही भोजराज कुछ सोचने लगा। सोचते हुए वो अपने आप में बड़बड़ाया। सेनापति सिर्फ एक ही आदमी के लिए घबरा सकता है और वो है समर। भोजराज ने एक बार फिर पृथ्वी से पूछा, बेटा कहीं तुमने सम्राट को तो नहीं पीट दिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस लड़के को मैंने पीटा था वो तो तेजस्विनी का मंगेतर था। वो तो गरीब सा लड़का है, वो सम्राट कैसे हो सकता है? और हाँ, ये देखने के लिए तो खुद सेनापति जेल गए थे। उन्होंने कहा था कि वो कोई और है। उन्होंने मुझे उसे रिहा करने के लिए भी कहा था। अच्छा ठीक है, लेकिन आने वाले कुछ दिन बड़े मुश्किल वाले होंगे, ध्यान रखना। एक बड़ी रियासत जंजीरा का राजमहल, जहाँ सुल्ताना अपने सेनापतियों के साथ एक बैठक कर रही थी। बड़े से दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी सुल्ताना की सीरियस आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। सेनापति फिरोज, मैं इस नए राजा को बर्दाश्त तक नहीं कर सकती। सम्राट विक्रम का राज खत्म होना चाहिए। वो जहाँ कहीं भी है उसे मार डालो। राजकुमारी, बस आपके आदेश का ही इंतजार कर रहे थे। मुझे ना इंतजार करना पसंद है और ना ही करवाना। बस मुझे उसकी मौत देखनी है, फिर राजगढ़ की गद्दी मेरी होगी। काया विक्रम को एक सुरंग से निकालकर नगर की भूल भुलैया वाली गलियों तक ले आई। गली को देखते ही विक्रम को जैसे कुछ याद आया।
तुम मुझे बस यहाँ छोड़ दो। मेरा एक दोस्त पास में रहता है, मैं उससे मदद ले लूंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ, और तुम भी। फिर मिलेंगे। काया हवा की तरह वहाँ से गायब हो गई। उसके जाते ही विक्रम एक तंग गली में चला गया। थोड़ी ही देर में वो अपने बचपन के दोस्त कामिल के पास पहुँच गया। कामिल का घर छोटा सा था। विक्रम को देखते ही कामिल ने उसे तुरंत पहचान लिया। इतने सालों के बाद भी कामिल विक्रम को नहीं भूला था। दोनों एक ही उम्र के थे। कद काठी भी दोनों की एक सी थी। विक्रम, मेरे दोस्त, तुम इतने सालों से कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना याद किया। बस दोस्त, अभी कुछ मत पूछ। मुझे तेरी मदद की जरूरत है। दोस्त, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। बता, क्या हुआ? तुझे ये चोटें कैसे लगी? और तूने ये चोरों वाला हुलिया क्यों बनाया है? रुक, मैं तेरे लिए अपने कपड़े लाता हूँ। तब तक तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले। विक्रम ने कामिल को नहीं बताया कि वो आखिर सम्राट बन चुका था, क्योंकि उसे अब तक समझ आ चुका था कि उसे अपने राजा बनने वाला राज अभी भी राज ही रखना होगा। तेजस्विनी उसे पहले ही प्यार में धोखा दे चुकी थी। उसे ना तो तेजस्विनी मिली और ना ही जिंदगी का सुकून। विक्रम ने गहरी सांस ली और हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में चला गया। जब वो बाहर आया तो कामिल उसके लिए कपड़े ले आया, जो विक्रम के ही नाप के थे। विक्रम ने जैसे ही कपड़े पहने, बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कामिल ने चेहरे पर डर लिए विक्रम की तरफ देखा। कामिल के दरवाजे पर खड़े सिपाही जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। उनके चिल्लाने की आवाज से कामिल बहुत घबरा गया। जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे। दरवाजे पर लात मारने की आवाजें आने लगी। कामिल ने घबराते हुए दरवाजा खोला। बाहर भोजराज के सिपाही हाथ में मोटे डंडे लिए खड़े थे। दरवाजा खुलते ही दोनों सिपाही कामिल को धक्का देते हुए अंदर घुसे। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? कोई गैर कानूनी काम चल रहा है क्या यहाँ? साहब। तभी सिपाहियों की नजर विक्रम पर पड़ी, जो एक चादर ओढ़े चारपाई पर बैठा था। उसे देखते ही सिपाही ने कामिल की तरफ टेढ़ी नजरों से देखा। ये कौन है? ये मेरा भाई है, दूसरे गांव से आया है। एक सिपाही ने घूर कर विक्रम की तरफ देखा और धमकाते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम चुपचाप बस उन्हें देखता रहा। तभी कामिल बीच में बोल पड़ा, साहब, ये गूंगा है। विक्रम ने हैरानी से कामिल की तरफ नजर घुमाई। कामिल ने आंखों ही आंखों में विक्रम को इशारा किया और बोल पड़ा, साहब, इसका नाम आदिल है। हम एक चोर को ढूंढ रहे। क्या तुमने किसी चोर को देखा? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं देखा। मैं तो रात भर काम ही कर रहा था। कहते हुए दोनों सिपाही कामिल के पूरे घर का पूरा सामान तितर बितर करने लगे। कामिल मजबूर सा उनके पीछे पीछे घूम रहा था। तभी विक्रम सोचने लगा, कहीं ये काया को तो नहीं ढूंढ रहे? सिपाही ने डंडा कामिल की तरफ बढ़ाया और धमकाने के अंदाज में बोला, कोई भी इस तरफ आए तो हमें बताना। दूसरा सिपाही, जो अभी विक्रम की तरफ घूर कर देख रहा था, वो बोल पड़ा, मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। हाँ साहब, जरूर देखा होगा आपने। ये कल से भटक रहा था। इसे मेरे घर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। बहुत टाइम के बाद यहाँ आया है ना। तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ, हमें सब दिखता है। अगर कुछ गड़बड़ की तो सीधा जेल में डाल दूंगा। और हाँ, तुम लोहे का काम करते हो ना, मेरे लिए एक लोहे की सीढ़ी बनाकर घर भिजवा देना, वरना तुम जानते हो ना। हाँ साहब, पहुँचा दूंगा। कामिल बहुत घबराया हुआ था। बस वो ये चाहता था कि किसी तरह से ये सिपाही उसके घर से बाहर चला जाए, वरना पता नहीं अभी क्या क्या और मांगने लगेंगे। वो जितनी देर रहेंगे, मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। दोनों सिपाहियों के चले जाने के बाद कामिल ने राहत की सांस ली। इधर सेनापति समर विक्रम के कपड़े देखने के बाद तहखाने तक उसे ढूंढने के लिए गया, पर उसे कुछ नहीं मिला। आखिर उसने विक्रम के कपड़े उठाए और घोड़े पर सवार होकर निकल गया। जाते हुए सेनापति सारी स्थिति के बारे में सोच रहा था और बड़बड़ा रहा था, मुझे लगता है भोजराज सही आदमी नहीं है। ये कुछ तो छिपा रहा है। कल जब मैं आया था तो मैंने आते ही जमीन पर खून के निशान देखे, पर जब मैं कोठरी में गया तो उस लड़के के शरीर पर खून के निशान नहीं थे। इसका मतलब उन लोगों ने सम्राट को। मुझे पता करना पड़ेगा। ये सब इतना आसान नहीं है। पर उस भोजराज ने मुझसे ये क्यों कहा कि सम्राट जौनपुर की तरफ गए?
क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? यही सब सोचते सोचते समर एक छोटे से बाजार की तरफ निकल रहा था। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी, जहां एक गांव वाला एक दुकानदार के साथ बहस कर रहा था। ये एक जौहरी की दुकान थी। समर एक पल के लिए वहीं रुक गया। वो गांव वाला एक अंगूठी जौहरी को दिखा रहा था। समर की नजर जैसे ही अंगूठी पर पड़ी, वो एकदम चौंक गया। उसने घोड़े को साइड में खड़ा किया और उस दुकान के पास गया। एक शाही आदमी को देखकर वो ग्रामीण डर के मारे घबरा गया। उसने वो अंगूठी पीछे छिपा ली। जौहरी भी समर को देखकर थोड़ा घबरा गया। मुझे वो अंगूठी दिखाओ। ग्रामीण ने घबराते हुए वो अंगूठी समर की तरफ बढ़ाई और गिड़गिड़ाने लगा। साहब, ये मेरी ही अंगूठी है, मैंने इसे नहीं चुराया है। समर ने जैसे ही अंगूठी हाथ में ली, उसके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन आ गए। उसने घूरते हुए ग्रामीण की तरफ देखा। अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? साहब, मैंने इसे नहीं चुराया है। ये मुझे मुख्य दरवाजे पर मिली थी, जहाँ से सब लोग प्रवेश करते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर गिरी हुई थी ये। जौहरी भी घबरा गया था। उस पर कोई बात न आए, इसलिए जौहरी तुरंत बोल पड़ा। साहब, मैं इससे यही कह रहा हूँ कि ये शाही अंगूठी है। मैं इसे नहीं खरीद सकता, पर ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ये कहता है कि ये इसे मिली है तो ये इसी की है। अब आप ही समझाइए ना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं। समर ने एक नजर जौहरी पर डाली और फिर ग्रामीण की तरफ देखा। सेनापति समझ चुका था कि ये अंगूठी राजा विक्रम की थी और अब उसे यकीन हो गया कि सम्राट इसी शहर में थे। ये शाही अंगूठी है। अगर तुम इसे बेचोगे तो तुम अपराधी कहलाओगे। मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर सकता हूँ, पर मुझे उस जगह ले चलो जहाँ पर तुम्हें ये अंगूठी मिली थी। हमको माफ कर दीजिए साहब, मेरा इरादा गलत नहीं था, पर मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। इसलिए जब मुझे ये अंगूठी मिली तो मैंने सोचा इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा साहब। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर मुझे उस जगह ले चलो जहाँ पर तुम्हें ये अंगूठी मिली थी। ग्रामीण समर को उस जगह पर ले गया जहाँ पर उसने अंगूठी देखी थी। समर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो सोचने लगा। इसका मतलब सूबेदार के बेटे ने जिसकी पिटाई की थी वो सम्राट ही थे। ओह, मुझे हर हाल में सम्राट को ढूंढना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वो गुस्से में भोजराज के महल की तरफ चल पड़े। शाही दरबार लग चुका था। राजधानी में विक्रम की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री अम्बरीश आज राजकाज देख रहे थे। दरबार सजा हुआ था, जहां जंजीरा रियासत के साथ होने वाले कुछ समझौतों पर चर्चा जारी थी। लेडी रजिया, जो विक्रम की भरोसेमंद थी, वो भी चर्चा को ध्यान से सुन रही थी। कुछ देर चर्चा के बाद रजिया अचानक खड़ी हो गई। मुख्यमंत्री अमरीश, आप किस अधिकार से ऐसे समझौता पर चर्चा कर सकते हैं? जब तक सम्राट राज्य में नहीं है, क्या हमें इन सब पर चर्चा करने या समझौता करने का अधिकार है? रजिया की बात सुनकर दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अम्बरीश ने एक टेढ़ी नजर रजिया पर डाली। रजिया बेगम, सम्राट ने मुझे ये अधिकार दिया है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं उनके नाम पर फैसले लूंगा। क्या आपको मेरे फैसलों पर संदेह है? मुख्यमंत्री, बात संदेह की नहीं है, बात स्पष्टता की है। हमें ये आश्वासन चाहिए कि ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है, और क्या वो भी इसी तरह फैसला लेते? रजिया की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। मुख्यमंत्री को उस पर गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ कह नहीं सकता था। वो एकटक रजिया की तरफ देखने लगा। रजिया भी बिना डरे मुख्यमंत्री की तरफ देख रही थी। तभी मुख्य दरवाजे पर खड़े दरबान ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री की जय हो। राजकुमारी सुल्ताना का संदेश वाहक आया है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और सारे दरबारी मुख्य दरवाजे की तरफ देखने लगे। कामिल के छोटे से घर में चारपाई पर बैठा विक्रम सोच में डूबा हुआ था। उसके दिमाग में अब सब कुछ पहले से ज्यादा साफ था। विक्रम, मैं देख रहा हूँ जब से तुम आए हो कुछ खोए खोए से हो, क्या बात है? विक्रम ने गहरी सांस ली और कामिल की तरफ देखा। दोस्त, अभी कुछ मत पूछो,
बस तुमने मुझे यहाँ रुकने की जगह दी, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। कैसी बातें करते हो यार, हम बचपन के दोस्त हैं। हाँ, हम बचपन के दोस्त हैं। तुम जितने दिन यहाँ रहना चाहते हो रहो, ये तुम्हारा अपना घर है। विक्रम ने जैसे कामिल की बात सुनी ही नहीं थी, वो फिर किसी गहरी सोच में पड़ गया। वो यहाँ आया तो तेजस्विनी के लिए था, पर अब ऐसा लग रहा था कि उसे अपने साम्राज्य के लिए बहुत कुछ करना होगा। कामिल विक्रम की तरफ ध्यान से देख रहा था। इस बार उसने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गया। इधर समर तेजी से भोजराज के महल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही सूबेदार के महल में पहुंचे, वो सीधे अंदर गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेनापति को देखकर सूबेदार परिमल, जो भोजराज का दोस्त था और शाही दावत के लिए आया था, वो हड़बड़ाते हुए दबी आवाज में भोजराज से बोला। कमरे में घुसते ही समर ने एक सिपाही को लात मारी और वो भोजराज की तरफ बढ़े। भोजराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुमराह करने की? सेनापति की जय हो। हमने कुछ नहीं किया, बल्कि ये आम आदमी कोई शिकायत लेकर आया है। आम आदमी? तभी उनकी नजर विक्रम पर पड़ी। वो दंग रह गए। फिर उन्होंने भोजराज की तरफ गुस्से में देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें आम आदमी कहने की? सेनापति जी, अगर ये आम आदमी नहीं है तो फिर कौन है? विक्रम अभी भी चुपचाप खड़ा था और उन सबको देख रहा था। उसने अभी भी आम लोगों की तरह कपड़े पहने थे। साथ ही उसने समर के आने पर भी उन्हें नहीं पहचानने का नाटक किया। समर आगे बोलने ही वाले थे कि अचानक वो चुप हो गए। उन्होंने एक नजर विक्रम की तरफ डाली। विक्रम ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। समर समझ गया। महाराज, अभी भी अपनी पहचान नाम छुपाना चाहते हैं। ये सोचते ही समर वहाँ खड़े भोजराज, पृथ्वी और तेजस्विनी की तरफ देखते हुए बोले, तुम लोग सब पागल हो। तुम लोग नहीं जानते कि तुम क्या करने को कह रहे हो। सेनापति ने भोजराज के साथ खड़े आदमी की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? परिमल ने जैसे ही कहा कि वो जैसन का सूबेदार है, विक्रम ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। अच्छा, तो ये जैसन का सूबेदार है जो सेनापति की मोहर की भी परवाह नहीं करता। समर ने एक नजर विक्रम की तरफ देखा और फिर गुस्से में परिमल की तरफ देखा। क्या तुम सच में सेनापति के दिए मोहर को इज्जत नहीं देते? परिमल घबरा गया। उसने सफाई देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी मोहर लगे कागज को नकली कहने की? अभी घुटनों के बल बैठ जाओ, जल्दी। और जिसने भी अपनी तलवार निकाली थी उसे अभी के अभी मार डालो, जल्दी करो। समर का ये रूप देखकर सभी टेंशन में आ गए थे। तभी किसी चीज की आवाज सुनाई दी। जिस सिपाही ने तलवार निकाली थी उसका कत्ल किया जा चुका था। ये सब देखकर भोजराज टेंशन में आ गया था। उसने धीरे से अपने बेटे पृथ्वी के कान में कहा, मुझे लगता है कि स्थिति खराब हो रही है। तुम जल्दी से एक काम करो, अपने चाचा भूपेंद्र शाह को खबर भिजवाओ। वो शहर के बाहर ही खड़ा है। वो सेलम के राजकुमार गजेंद्र ठाकुर का सेनापति है। गजेंद्र ठाकुर के पास बहुत पावर है। हमारे राजगढ़ का सेनापति उसके सामने टिक नहीं पाएगा। ठीक है पिताजी, मैं अभी चाचा को संदेश भेजता हूँ। तभी अचानक वहाँ मुस्कुराते हुए एक खूबसूरत लड़की दाखिल हुई। उसे देखते ही तेजस्विनी की आंखें सिकुड़ गईं। वो लड़की सीधे विक्रम के पास गई। विक्रम उसे देखकर खुश हो गया। शिवांगी, तुम? विक्रम, तुम ठीक तो हो? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। तुम बताओ, तुम कैसी हो? पता है मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? तेजस्विनी शिवांगी को देखते ही गुस्से से बोली, शिवांगी, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? आम आदमी यहाँ कंप्लेंट लिखाने के लिए किसी भी टाइम आ सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। तुम कुछ ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? शिवांगी, तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। तुम और तुम सब लोग, तुम बहुत बुरे लोग हो। अच्छा, तो तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। ठीक है, तुम्हें अभी बताती हूँ। वो कुछ करती उससे पहले ही विक्रम ने आंखों ही आंखों में समर की तरफ इशारा किया। समर ने भी हाँ में सिर हिलाया।
तभी समर आगे बढ़ा और तेजस्विनी के गाल पर एक चांटा जड़ दिया। ये देखते ही वहाँ पर खड़े सब लोग दंग रह गए। तुम खुद को समझते क्या हो? जैसे ही सेनापति ने तेजस्विनी के गाल पर चांटा मारा, पृथ्वी हड़बड़ाते हुए तेजस्विनी के पास आया। तुम्हें क्या लगता है यहाँ किसी को भी धमका सकती हो, वो भी मेरे सामने? और तुम सब लोग बहुत ही घमंडी हो, तुम सबको सजा मिलेगी। समर को इस तरह भड़कते देखकर भोजराज सेनापति के पास आया और अपना पक्ष रखने लगा। सेनापति जी, माना कि आपके अधिकार बहुत बड़े हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपने अधिकारों की सीमा का पता होना चाहिए। ये सुनकर अचानक परिमल, जो अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था, उसमें हिम्मत आ गई और वो उठकर खड़ा हो गया। ओह अच्छा, मतलब सम्राट। तो तुम मुझे सम्राट की धमकी दे रहे हो? सेनापति जी, हम आपको धमकी नहीं दे रहे, लेकिन ये बात तो सच है ना कि हम सभी एक ही राज्य के रहने वाले हैं और हमारी अपनी अपनी शक्तियां हैं। अगर आप हमें परेशान करते हैं तो आपका सेनापति का पद जा सकता है। समर भोजराज की तरफ घूर कर देख रहे थे। उन्हें भोजराज की मंशा समझ में आ रही थी। तभी विक्रम की आवाज समर के कानों में पड़ी। समर ने तुरंत विक्रम की तरफ देखा। समर, तुम देख रहे हो ना, ये इन लोगों का असली चेहरा है। अभी विक्रम ने इतना ही कहा था कि पृथ्वी गुस्से से बोल पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेनापति का नाम लेकर उन्हें बुलाने की? सेनापति जी, आप देख रहे हैं ये आदमी आपसे किस तरह बात कर रहा है। हम आपको इतनी इज्जत देते हैं और ये। अभी पृथ्वी ने इतना ही कहा था कि समर आगे बढ़े और उन्होंने पृथ्वी को एक लात मारी। अपनी जुबान बंद रखो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? भोजराज ने सहारा देकर अपने बेटे को उठाया और गिड़गिड़ाते हुए बोल पड़ा। देखिए सेनापति जी, माना कि आपके पास बड़े अधिकार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर किसी को भी मारने लगेंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? अपनी हद में रहो। पर सेनापति जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, एक बेकार आदमी के लिए आप हम पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पृथ्वी ने जैसे ही इतना कहा, समर ने उसके गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। बकवास बंद करो। अरे बकवास बकवास तुम बंद करो, बहुत हो गया। सेनापति समर, तुम क्या सोच रहे हो? हम कमजोर हैं? हा? तुम हम पर हुक्म चलाओगे और हम चुप रहेंगे? मैं तुम्हें अब मजा चखाऊंगा। समर ने हैरानी से भोजराज की तरफ देखा। भोजराज की आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सेनापति को वहीं मार डालेगा। भूपेंद्र शाह की सेना खुले मैदान में खड़ी राजकुमार गजेंद्र चौहान के आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक सिपाही भागता हुआ आया। सेनापति भूपेंद्र, भोजराज को तुरंत आपकी मदद चाहिए। क्या बात है, जल्दी बोलो। अगर आपने अभी उनकी मदद नहीं की तो वो बर्बाद हो जाएंगे। क्या? सरदार भवानी? जी सेनापति, मैं राजकुमार गजेंद्र ठाकुर का इंतजार यहाँ कर रहा हूँ। मैं अभी नहीं जा सकता। तुम जाओ और भोजराज की मदद करो और देखो कि भोजराज का विरोध करने की हिम्मत किसने की। उसे तुरंत मौत के घाट उतार देना। भूपेंद्र बहुत गुस्से में लग रहा था। सरदार भवानी तुरंत तैयार हो गया। ठीक है सेनापति, मैं राजकुमार गजेंद्र ठाकुर का भरोसा जीतने के लिए पूरी कोशिशें कर रहा हूँ। अगर ये हो गया तो मैं तुम्हें सरदार से सिपह सलार बना दूंगा। ये सुनते ही सरदार भवानी की आंखें चमक उठी। वो जोश में आ गया। धन्यवाद सेनापति, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। जिसने भी आपके भाई को नुकसान पहुंचाया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। राजकुमारी सुल्ताना की तरफ से आए संदेश की वजह से महल में अफरा तफरी मच गई थी। इसलिए मुख्यमंत्री को एक बार फिर आपात बैठक बुलानी पड़ी थी। सब लोग राज दरबार में इकट्ठे हुए। मुख्यमंत्री के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसके हाथ में राजकुमारी की मोहर लगा पत्र देखकर सब लोग किसी बुरे की आशंका के बारे में सोच रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपना गला साफ किया, पर फिर भी जैसे उसके गले में शब्द अटक रहे थे। उसने वो पत्र मुख्य सलाहकार के हाथ में सौंप दिया। सब लोग मुख्य सलाहकार भारतेंदु की तरफ देखने लगे।
उसने ऊंची आवाज में पत्र को पढ़ना शुरू किया। सम्राट की जय हो। आपको ये पत्र लिखते हुए मुझे चिंता हो रही है। मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ कि आपके विश्वास पात्र लोग ही आपको धोखा दे रहे हैं। जिन पर आप विश्वास करते हैं वही षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं ले सकती, पर मैं खुद आपसे मिलना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द से जल्द मुझसे मिलेंगे। आपकी वफादार सुल्ताना। भारतेंदु ने शाही पत्र बंद कर दिया। सब लोग भारतेंदु की तरफ हैरानी से देख रहे थे। दरबार में बैठे बहुत से लोग मन ही मन डरे हुए थे, क्योंकि ये बात सच थी कि सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र उसी के दरबार में रचा जा रहा था। पर ये कौन था, इस बात को कोई नहीं जानता था। वहीं रजिया पत्र सुनकर सोच में पड़ गई थी। उसके माथे पर शिकन थी। वो मन ही मन सोचने लगी, ये सुल्ताना कहना क्या चाहती है? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? असल बात तो ये है कि यही तो सम्राट की असली दुश्मन है। दरबारियों के बीच में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। तभी मुख्यमंत्री की आवाज सुनाई थी। महल की सुरक्षा दोगुनी कर दो। हर आने जाने वाले पर निगरानी रखी जाए। तुरंत सुल्ताना को संदेश भेजो और उसे मिलने के लिए बुलाओ। मुख्यमंत्री की बात सुनकर रजिया अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई। पर मुख्यमंत्री, ये संदेश सम्राट के लिए है। रजिया, मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि जब तक सम्राट यहाँ पर नहीं है, उनका कार्यभार मुझे सौंपा गया है। पर मुख्यमंत्री मत बोलिए, ये साम्राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है। इस तरह से किसी दूसरी रियासत की राजकुमारी को बुलाना। रजिया, खामोश हो जाइए। ये आपके मामलों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जहाँ तक राज्य की सुरक्षा की बात है, वो मेरे लिए भी उतनी ही जरूरी है जितना सम्राट के लिए। मुख्यमंत्री की इस बात पर कोई भी दरबारी कुछ नहीं बोला। सच बात तो ये थी कि महल के भीतर ही भीतर विश्वासघात की योजना चल रही थी। इधर भोजराज के तेवर भयानक हो चुके थे। वो सेनापति के सीधे विरोध में खड़ा हो गया। विक्रम ये सब आराम से देख रहा था। सेनापति, तुम्हें पता नहीं है मेरे संपर्क कितने ऊंचे लोगों से हैं। तो तुम्हारे पास ताकतवर लोग हैं। भोजराज ने विक्रम की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजकुमार गजेंद्र ठाकुर का सेनापति मेरा भाई भूपेंद्र शाह है। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है सेनापति, हमने यहाँ पर सम्राट को खुश करने के लिए दावत रखी है। तुम हमारे लिए यहाँ परेशानी खड़ी करने आए हो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे पास कोई मौका छोड़ा ही नहीं। तुम बड़ी मनमानी कर रहे हो। विक्रम ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। तभी परिमल जोश में आकर भोजराज के पास आया। अरे वो मेरे भाई, तुम्हारा तो ताकतवर है। तुम्हारा भाई सच में राजकुमार का गजेंद्र का सेनापति है। हाँ, उसे प्रमोट किया गया है और मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। भोजराज की बातें सुनकर परिमल खुशी से जैसे पागल हो गया। उसे लगा जैसे उसने पूरी जंग जीत ली थी। अब वो समर पर भड़कने लगा। देखो मेरा भाई भोजराज कितना ताकतवर है। अब मैं तुझे बताऊंगा। तू तो अब कुछ भी नहीं है। तू जानता नहीं है कि ताकत क्या होती है। तू नहीं जानता कि भोजराज के भाई की ताकत क्या है। उसके अंदर 10,000 से ज्यादा सैनिक आते हैं। तो खुद को क्या समझता है? अब तू कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे परिमल अभी सेनापति समर को मार डालेगा। देखो, मेरा भाई शहर के बाहर ही राजकुमार गजेंद्र का इंतजार कर रहा है। अभी तुम देखना कि वो कुछ ही देर में यहाँ होगा। तब वो तुम्हारी हेकड़ी निकालेगा। खुशी से परिमल का पूरा शरीर हिल गया था। उसने भोजराज की तारीफ करना शुरू कर दिया। अरे भाई, तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इतने ताकतवर हो। सच में मैं बहुत खुश हूँ। हाय, मैं क्या कर दूं? हे मेरे भाई, अब तुम मुझे मत भूल जाना। मेरा भी ध्यान रखना। भोजराज ने परिमल को धक्का दिया और समर की तरफ मुड़ा। हाँ सेनापति जी, तो अब आप इस बात को राज रखेंगे। बस ये सोच लो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। मेरी तुम्हारे साथ कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है और मैं भी ये नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ दुश्मनी रखो।
इतना कहने के साथ ही भोजराज ने विक्रम की तरफ इशारा किया और गुस्से में बोला। बस मैं अब ये चाहता हूँ कि ये आदमी जिंदा ना रहे। जैसे ही भोजराज ने ये बात कही, शिवांगी घबरा गई। वो विक्रम के करीब गई और धीरे से बोली, विक्रम, विक्रम सुनो, राजकुमार गजेंद्र ठाकुर के अंदर जो 4 सिपाही सलार हैं, जो खुद को सेनापति बुलाते हैं, वो बहुत खतरनाक है। हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। विक्रम ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से समझाने लगा। सुनो शिवांगी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। मेरा विश्वास करो। ओ भिखारी, अभी भी तेरा नाटक जारी है? सच में मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। शिवांगी तुम जाओ यहाँ से। क्या तुम इस आदमी के साथ मरना चाहती हो? इस तेजस्विनी को थप्पड़ मारो। विक्रम का आदेश मिलते ही समर आगे बढ़ा, पर तभी इस बार भोजराज ने उसे रोक लिया। सेनापति, मैंने तुमसे अभी क्या कहा था? तुम अभी भी इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम हमसे दुश्मनी करना चाहते।